हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम। तो जिस तरह के सवाल आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना वीकली शेड्यूल यहाँ पर बता दूं कि हमारी दिन की शुरुआत डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज के साथ होती है। फिर मेंस करंट अफेयर में हमारा फोकस रहता है, फिर डेली करंट अफेयर, और फिर जेओई एसआई एग्जाम को लेकर हम जो वीडियो सेशन है वो कंडक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन, हाँ जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा रहा है, इन विच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम इस क्वेश्चन को मिस कर देते हैं। देखिए, जब आप आर्टिकल नंबर 1 पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडिया को डिफाइन किया गया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हियर। तो यहां पर आप देखिए कि आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सो दैट इज व्हाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं? इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। भारत एक ऐसा संघ है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्यों को तोड़ा जा सकता है। सो आप इस फैक्ट को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियरली जो है वो याद रखेंगे। तो आर्टिकल 1 जो है वो हमारे पास इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल है यूएस का, तो यूएस क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। वहां पर जो राज्य हैं वो आपस में एक समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। अगर वो समझौता टूटता है तो राज्य जो है वो हमारे पास क्या कर सकते हैं? वो कंट्री को छोड़कर अलग हो सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट इन द केस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पर्सन मे चेंज बट द रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ। हाँ जी, जो लोग हैं वो चेंज होंगे लेकिन रूल्स चेंज नहीं होंगे। ये किसका हमारे पास एक प्रिंसिपल कंसिडर किया जाता है? सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। देखिए, जब हमारे यहाँ संविधान है, संविधान के थ्रू जो है सरकार चलती है, संविधान वही का वही रहता है, रूल्स वही के वही रहते हैं, लेकिन लोग चेंज हो जाते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देश में कई सारे प्रधानमंत्री आए, कई सारे राष्ट्रपति आए, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन वही के वही रहे। जो काम प्रधानमंत्री हमारे पास 1947 में करते थे वही आज भी कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का काम था उस समय, वो आज भी वही काम प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो पर्सन में चेंज बट द रूल्स शुड नॉट चेंज। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। ओके, सो आई थिंक आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास, द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन। हाँ जी, कहां पर ये कंसेप्ट फॉलो किया जाता है कि जो एक स्पीकर होगा वो हमेशा ही स्पीकर रहेगा? अब देखो, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, भारत में स्पीकर कहाँ होते हैं? लोकसभा स्पीकर, जो एक तरह से लोकसभा के हाउस को प्रिजाइड करते हैं। ठीक है, उसको लीड करता है, उसको लीड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर उसी तरह का सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है यूके। अब देखो, समझने वाली बात कि भारत में क्या होता है कि जब लोकसभा चुनकर आई जाती, जब भी लोकसभा चुनकर आएगी, तो हमारे पास लेट से लोकसभा चुनकर आई, तो जैसी लोकसभा चुनकर आएगी तो जो रूलिंग पार्टी होगी वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगी एक पर्सन को, और जिस पर्सन को वो नॉमिनेट करेगी वो पर्सन हमारे पास स्पीकर बनेगा। जैसे अभी राइट नाउ स्पीकर कौन है? ओम बिरला। राइट नाउ स्पीकर की बात करूं तो राइट नाउ स्पीकर ओम बिरला है। अभी अगर कल को जैसे नई जो है लोकसभा चुनी जाएगी, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी स्पीकर चेंज है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में जनरली क्या होता है कि एक व्यक्ति एक बार स्पीकर चुन लिया गया तो वो तब तक स्पीकर बना रहेगा जब तक, तब तक वो स्पीकर बना रहेगा जब तक जब तक वो हाउस में मेंबर है। ठीक है, और वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकता है तब तक। हाँ जी, क्लियर, चाहे उसकी पार्टी रूलिंग पार्टी रहे या ना रहे। सो इन यूके देयर इज अ कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो पर्सन सिलेक्ट हुआ है इन द हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, अगर पार्लियामेंट जा भी चुकी है और वो मेंबर जो है री इलेक्ट होकर आया है, स्पीकर जो है फिर से री इलेक्ट हो गया, तो वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन इंडिया द सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? तो ये भी देखो, हमारे संविधान का ज्यादातर हिस्सा यूके से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये भी करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड से हमने कंसेप्ट लिया है सिंगल सिटीजनशिप का। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि जब आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी और देश की नागरिकता को हमारे पास एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप केवल भारत के नागरिक रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे राज्य की नागरिकता को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी कंट्री की बेसिकली,
तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। और साथ ही भारत में सिंगल सिटीजनशिप के कंसेप्ट का मतलब ये भी है कि आप केवल भारत के नागरिक हैं, स्टेट लेवल पर सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है, स्टेट लेवल पर सिटीजनशिप, नो सेपरेट सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट्स। यूएसए में स्टेट्स के लिए आपको अलग से सिटीजनशिप है, फिर सेंटर लेवल पर अलग से सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, सो इंडिया में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड दैट इज अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड इंडिया अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जहां पर केंद्र सरकार की अपनी शक्तियां होती हैं, राज्य सरकार की अपनी अलग शक्तियां होती हैं। लेकिन भारत में केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं, ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये कंसेप्ट इंडिया ने कहां से अडॉप्ट किया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। सो कनाडा से हमने एक कंसेप्ट लिया, दैट कंसेप्ट इज द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर, एंड दैट्स व्हाई इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट भी कहा जाता है। अगर आपने सुना हो तो देयर इज अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। हम बोलते हैं कि इंडिया में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। क्वासी का मतलब होता है मिलता जुलता, फेडरल स्ट्रक्चर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि फेडरल में सेंटर और स्टेट की अलग अलग पावर डिसाइडेड होती है, लेकिन भारत में ये तो है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्ग, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा पावर है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। सो दैट्स व्हाई क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है हमने कहां से लिया है? दैट इज द स्ट्रक्चर टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसके अलावा हमने कनाडा से और क्या लिया है, और क्या चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की हैं? सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड द रेजिड्यूरी पावर टू द सेंटर। ठीक है, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का जो कंसेप्ट है, एक बात और याद रखिएगा, जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का जो कंसेप्ट है, दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, द कंसेप्ट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो डू रिमेंबर द कंसेप्ट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आई गेस आपको यहां पर समझ आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Who can appoint a judge of high court as an acting chief justice of an high court? अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है। अब हमें यह पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, नो डाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर सवाल पूछा गया है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है, तो ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेंगे आंसर। बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा घुमाव डाल दिया गया है, मतलब कोई स्टेटमेंट में थोड़ा सा घुमा दिया गया है ताकि स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आंसर जो है वो प्रेसिडेंट ही रहेगा। आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जजेस की जो अपॉइंटमेंट है दैट इज टू बी डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट स्टेट दैट जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो आई गेस यहां पर ये चीज की आपको क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ जी, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट की? तो करेक्ट आंसर मेरे पास, हाँ जी स्टूडेंट, क्या रहेगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा यूएसए। देखिए हमारे पास अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 61 के थ्रू इंपीचमेंट का प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है। हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति को उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में आर्टिकल 61 का यूज नहीं किया गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रेसिडेंट को हटाने की पूरी प्रक्रिया जो है दी गई है। दोनों हाउसेस से जो रेजोल्यूशन है वो पास कराना पड़ता है विद स्पेशल मेजोरिटी। लोकसभा राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा विद स्पेशल मेजोरिटी, उसके बाद जो है राष्ट्रपति को उनकी पोजीशन से हटाया जाएगा। द कंसेप्ट इज बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, इस तरह से हमने काफी सारी चीजें जो है वो ली है हमारे पास यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव अ गवर्नर ऑफ स्टेट फ्रॉम द ऑफिस? हाँ जी, एक गवर्नर को उसके ऑफिस से कौन निकाल सकता है? तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात की, कहां से लिया है? टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसेप्ट इज बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमने गवर्नर को रिमूव करने का जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया, कौन सी कंट्री से लिया? तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर स्टूडेंट जो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास प्रेसिडेंट
जो है वो हमारे पास, सॉरी, गवर्नर को उनके ऑफिस से अपॉइंट करते हैं और उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है कि गवर्नर जो है वो गवर्नर जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में होती है और प्रेसिडेंट ही उनको जब चाहे उनकी पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो द गवर्नर होल्ड द ऑफिस फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो उनका ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उनसे हमारे पास रिजाइन भी करवा सकते हैं। ठीक है, सैलरी जो होती है गवर्नर की वो भी याद रखिएगा, गवर्नर की सैलरी कितनी होती है, दैट इज 3.5 लाख। याद रखिएगा, गवर्नर ड्रॉज अ सैलरी ऑफ रुपीज 3.5 लाख पर मंथ। ठीक है, यहाँ पर 3.5 लाख रुपए पर मंथ जो है वो सैलरी विड्रॉ की जाती है बाय द गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख और गवर्नर की सैलरी 3.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर 2 एडिशनल कमिश्नर वर अपॉइंटेड फर्स्ट टाइम विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, आज की डेट में 3 मेंबर बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर है। तो पहली बार भारत में कब ऐसा हुआ कि हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को भी नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट मेरे पास 1989, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 1989 से पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं था, इट्स अ सिंगल मेंबर बॉडी। लेकिन अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास एक 3 मेंबर बॉडी बन गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो मेजोरिटी वोट के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि हमारे पास कैसे सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब एक 3 मेंबर बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ प्रीवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द रूलर्स ऑफ द फॉर्मर इंडियन स्टेट वर टर्मिनेटेड थ्रू। अब आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा ये प्रीवी पर्सेस का कंसेप्ट क्या है। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थी। रियासतों का मतलब अलग अलग छोटे छोटे देश जो अपने आप को आजाद देश मानते थे। इन सबको भारत में विलय करना था, इन सबको भारत में मर्ज करना था। तो उसका काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सी कंट्रीज को लालच दिया कि आप हमारे साथ आइए, आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दी जाएगी, फंडिंग दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा और भी बहुत फैसिलिटी दी जाएगी। तो जो राजा महाराजा जो भारत में शामिल हुए थे, जो राजा महाराजा भारत के टेरिटरी में शामिल हुए थे, इनको सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते थे, जिसको प्रीवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी को लगा कि बहुत हुआ इनका प्रीवी पर्स, अब इसको कैंसिल करो। ठीक है, अब बात हो चुकी है पुरानी, तुम भारत में मिले थे तो पुरानी बात हो चुकी है। तो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये टर्मिनेट किया गया? तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी हियर। तो आपको पता होना चाहिए कि द प्रीवी पर्सेस कंटिन्यू टू बी पेड रॉयल फैमिली। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1971 में 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है और उसके 2 साल के बाद लीगल बैटल चलती है और 2 साल के बाद इस प्रीवी पर्सेस को खत्म कर दिया जाता है कि प्रीवी पर्सेस अब से कोई नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी फंडामेंटल राइट को कभी भी खत्म कर सकती है? तो ये कब कहा हमारे पास? केशवानंदा भारती केस जब आता है, केशवानंदा भारती केस में हमारा ध्यान सुनिएगा, केशवानंदा भारती केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये रूल्ड आउट करती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि पार्लियामेंट कैन amend any part of the constitution including the fundamental right but the basic structure can't be violated। तो आसान शब्दों में अगर मैं समझूं, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये शक्तियां हैं कि वो हमारे पास किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से को चेंज कर सकती है, बदल सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1973 में 1973 में हमारे पास केशवानंदा भारती केस आया था। ठीक है, और इसमें हमारे पास अपहेल्ड की गई थी द वैलिडिटी ऑफ द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 और पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया था कि दे कैन एबल टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा, विच अमेंडमेंट हैज प्रूवन फॉर द रिजर्वेशन अप टू 10% सीट्स फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजंस। अभी आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हमारे पास जो है 10% का रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स और हमारे पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन की बात आती है। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे पास जो है
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ईडब्ल्यूएस सेक्शन को 10% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। 2019 का ये एक्ट था, ठीक है। सो 10% रिजर्वेशन ये प्रोवाइड करता है। तो ये थे स्टूडेंट आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कुछ नया जानने को मिला होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं, जिनमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।